मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो बच्चों, कक्षा 10वीं में तो बच्चों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कक्षा 10वीं की भूगोल की पाठ्यपुस्तक का फ्रंट पेज दिखाई दे रहा है। तो बच्चों आज हम बात करेंगे भूगोल की यानी ज्योग्राफी की बात करेंगे। और बच्चों आज का पाठ है 8वां पाठ, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय भाग 1। इस बच्चों 8वां पाठ अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय भाग 1। तो बच्चों इस पाठ को हम लोग 2 भागों में देखने वाले हैं। और बच्चों आज हम देखने वाले हैं पहला भाग, अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय भाग 1 यानी इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस पार्ट 1 आज हम सीखने वाले हैं। ओके बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 10वीं में इस पूरे वर्ष जो अध्ययन कर रहे हैं भारत और ब्राज़ील 2 विकासशील देशों का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10वीं भूगोल में। यस बच्चों, तो आप बाईं ओर भारत को के ध्वज को आप देख पा रहे हैं और दाहिनी ओर ब्राज़ील को देख पा रहे हैं। तो चलिए बच्चों थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे हम बढ़ेंगे, जिससे आपको ध्यान रहे। तो चलिए बच्चों, जब बात करते हैं मानचित्र से मित्रता की, राइट, तो जैसा कि हम बार बार चर्चा करते हैं कि भारत और ब्राज़ील को आपको उसका आड़ा खाड़ा अपने दिमाग में जरूर रखना चाहिए। यस, तो चलिए पॉइंटर की मदद से कुछ हम आपको रिवाइज करते हुए चलेंगे। राइट, जब हम भारत की बात करते हैं, राइट, तो भारत आप यहाँ देख सकते हैं जिस एशिया महाद्वीप का, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो रेखा उसके बीचों बीच गुजरती है बच्चों, ये 23.5 अंश उत्तरीय अक्षांश रेखा, ये कर्क रेखा है। राइट, और बच्चों अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो स्क्रीन पर आप यहाँ ब्राज़ील देख पा रहे हैं जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। राइट, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि इसके उत्तरी हिस्से से, ब्राज़ील के उत्तरी हिस्से से अभी जिस रेखा को हमने खींचा ये है शून्य अंश अक्षांश रेखा, अर्थात ये है इस बच्चों भूमध्य रेखा जिसे कहते हैं इक्वेटर या विषुवत वृत्त, कई नाम है इसके, इसे आपको ध्यान रखना है। राइट, जो कि ब्राज़ील के आप देख सकते हैं इस हिस्से से अर्थात उत्तरी हिस्से से गुजरती है, ये आप देख पा रहे हैं। और ये है 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश की जो मकर रेखा, ये ब्राज़ील के दक्षिणी हिस्से से गुजर रही है। राइट, तो बच्चों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, राइट, कि भारत कहाँ है और ब्राज़ील कहाँ है, इसकी लोकेशन को हमेशा ध्यान रखना है। राइट, चलिए ध्यान रखना है। इसके बाद बच्चों इस भारत का जो अगर राजनीतिक मानचित्र की बात करें उसका आड़ा खाड़ा अपने दिमाग में आप रखना है। इस कौन से राज्य, कौन सी राजधानी, किस देश, किस राज्य की राजधानी क्या है। इसके साथ ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील को भी आप उसकी राजधानी क्या है और उसकी राजधानी कहाँ है। जैसे अगर भारत की राजधानी की बात करें देश की तो नई दिल्ली। राइट, नई दिल्ली कहाँ है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा राज्यों की बात करते हैं तो ये एक आड़ा खाड़ा जो पहले पढ़ चुके हैं उसे हमें ध्यान रखना है। ये बच्चों हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे चल रहे हैं। और ये बच्चों भारत की बात करें तो भारत के राज्यों की जो चर्चा की हमने, इसे भी आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र भारत का आप पढ़ चुके हैं। एक उसका जो फिजियोग्राफिक रीजन है यानी कहाँ पर भारत में पर्वतीय क्षेत्र है, इस पर्वतीय क्षेत्र की जब बात करें या मैदानी क्षेत्र की बात करें, गंगा अपनी तमाम सहायक नदियों के साथ किस दिशा में कैसे आगे बढ़ती है, कहाँ जाके गिरती है। इसके साथ जो पेंसुलर एरिया पूरा जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वो। इसके अलावा अगर हम बात करें बच्चों अगर हम पूर्वी घाट की बात करें या पश्चिमी घाट की बात करें, इसके अलावा ये रेगिस्तान जो थार का मरुस्थल भारत में है, कच्छ का रण है, इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी की या अरब सागर की बात करें, या हिंद महासागर की बात करें, या बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप की बात करें, तो एक मोटा आड़ा खाड़ा अपने दिमाग में जरूर रखना है। यानी कहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, कहाँ पठारी क्षेत्र है, कहाँ मैदानी क्षेत्र है। इससे आपको उत्तर लिखने में मदद मिलती है तमाम प्रश्नों में। ठीक है,
तो चलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करते हुए, जैसे यहाँ पर एक आड़ा खड़ा दिया हुआ है, जैसे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो ये देखिए तलवार की भात 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। ये अगर उत्तर के मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये आप देख पा रहे हैं, तटीय मैदानी क्षेत्र ये दोनों तरफ, और ये पेंसुलर एरिया जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र देख रहे हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। एक आड़ा खाड़ा दिमाग में बच्चों अपने जरूर रखना है। हमेशा हम बार बार आपको रिवाइज कराते हैं जिससे आप पर एकदम रिफ्रेश हो जाए। आइए बच्चों हम पाठ की ओर चलते हैं। आज का पाठ है अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय की बात करेंगे, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे। ये 8वां पाठ है जिसकी चर्चा हमने की थी। तो बच्चों जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, राइट, तो ये अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से किसी देश के संदर्भ, कोई भी देश हो, आज के संदर्भ में अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, राइट, तो उसका इम्पोर्टेंस यस बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो हम विस्तार से देखेंगे, अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। यस, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं इसके संदर्भ में। तो चलिए बच्चों, वैसे तो जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ये बच्चों आपको इस वर्ष अभ्यास के लिए दिया हुआ है। इस बच्चों अभ्यास के लिए यानी स्वतः अध्ययन करना है आपको, लेकिन इसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो पॉइंट आउट करना है, इसलिए हमने इसको स्क्रीन पर रखा है। तो इसलिए थोड़ी सी इसकी चर्चा करेंगे। बच्चों जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं, राइट, जीएनपी की बात करते हैं, यस, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है, यस, ये जो डेटा दिया हुआ है ध्यान रखिए, ये 1960 से 2016 के बीच का जो डेटा दिया हुआ है इतने वर्षों का, और ये इसकी जो यूनिट है किस में दिया हुआ है, 10 लाख यूएस डॉलर में, यानी मिलियन यूएस डॉलर में। तो बच्चों हमारे बताने का उद्देश्य है कि जब इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको यूनिट जो है ये 10 लाख यूएस डॉलर में, राइट, ये आपको जरूर लिखना है इकाई, इसलिए हम आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहते हैं। यहाँ जो प्रश्नों के उत्तर आएंगे उसमें आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो यूनिट है यानी इकाई है 10 लाख, 10 लाख का मतलब मिलियन से है, समझने के लिए ध्यान रखिए, 10 लाख यूएस डॉलर में, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही बच्चों इसमें दिया क्या है, 1960 से 2016 के बीच का जो जीएनपी दिया है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, किसका किसका दिया है, यह इंडेक्स देखिए, ब्राज़ील का दिया है ब्लू कलर से, नीले रंग से, राइट, तो ये जो नीला रंग आप देख रहे हैं ब्राज़ील का है। भारत का दिया है रेड कलर से, यानी भारत को आप जो है रेड कलर से देख रहे हैं। और बच्चों अगर हम बात करें यूएसए की यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की, जो कि ग्रीन कलर से दिया हुआ है, तो ये यूएसए को आप देख पा रहे हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर केवल हम ये बताना चाहते हैं कि आप जब इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे, ध्यान से ये प्रश्नों का जब उत्तर देंगे तो इसको ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपको क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, यस, 10 लाख यूएस डॉलर जो भी उत्तर होगा। तो बच्चों ये स्वयं अध्ययन के लिए विषय है, तो हमारा केवल उद्देश्य यही है कि आप जरा इसे जो आप स्वतः जब अध्ययन करेंगे तो ध्यान से अध्ययन करेंगे और जो प्रश्न का उत्तर आएगा उसको ध्यान से आप लिखिएगा, राइट। तो ये आपको ध्यान देना है। जैसे उदाहरण के रूप में एक हम आपको बताएं कि वर्ष 2016 में किस देश का राष्ट्रीय उत्पादन सर्वाधिक था, राइट। तो आप देख सकते हैं 2016 की अगर बात करें तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यूएसए का, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका का, ये जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन है यानी जीएनपी की बात करें तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका, राइट। अब पूछा हुआ कितनी है, यस, तो आप जो है देख सकते हैं बच्चों ये कितनी है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके आधार पर ये जो स्केल है इधर जो इस साइड, यस, इसके आधार पर आप जो है देखेंगे ये जो लाइन बनी हुई है इसके आधार पर ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, इस बिंदु से जब आप पहुँचेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1850, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 1850, यानी 1850 क्या, अब यही तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना है, ये 1850 10 लाख यूएस डॉलर में, राइट, 10 लाख का मतलब मिलियन होता है, ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप जो भी आगे के जो सवाल हैं हल करेंगे तो इसका ध्यान रखेंगे, ये बताने का उद्देश्य। तो स्वयं अध्ययन के लिए बच्चों आप इसे आप खुद करेगा, यहाँ पर इन बिंदुओं को ध्यान रखिए जिसकी चर्चा हमने की है। आइए हम पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बच्चों अर्थव्यवस्था एवं व्यवसाय की हम बात करें तो आज विस्तार से हम समझ पाएंगे और इस पाठ का जो उद्देश्य है, इस पाठ को पढ़ने के बाद
ये भारत और ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था है ये और व्यवसाय है उसे आप समझ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, अगर हम बात करें इस अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार, इस बच्चों 3 प्रकार होते हैं, जिसकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, और दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसकी हम बात कर रहे हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों। ठीक है बच्चों, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है बच्चों, इसे आप पढ़ चुके हैं, ये आपको याद दिलाएं। आर्थिक विकास, यस बच्चों, तो कक्षा 9वीं में जो आर्थिक विकास है वहाँ पे आपने इसे पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए भी हम चलेंगे आपको इसको देखते हुए। मिश्रित अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार अगर देखें तो पहला आता है सार्वजनिक क्षेत्र जिसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं, दूसरा आता है निजी क्षेत्र जिसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, और तीसरा आता है संयुक्त क्षेत्र जिसे ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। तो चलिए बच्चों, हम मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था और उसमें जो 3 भेद होते हैं इसकी हम बात कर रहे हैं। तो भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, यस, यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी जिसे कहते हैं। यस, जिसमें हमने कहा कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं, पब्लिक सेक्टर में आते हैं। भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, और कुछ पर यस ज्वाइंट सेक्टर की बात करें, यस, जो कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में, यानी संयुक्त क्षेत्र की बात करते हैं। तो आइए हम इसी को और आगे समझने का प्रयास करते हैं। हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बाद मिक्स इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, राइट बच्चों। तो ध्यान रखिए, भारत स्वतंत्र होने से पहले ही हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस पर विचार मंथन चल रहा था। और यस बच्चों, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था जो कि निजी और सार्वजनिक ऐसे दोनों क्षेत्रों में कार्यरत रहती है, राइट। ध्यान रखना है, भारत मिक्स्ड इकोनॉमी अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है, भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हमने की, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया है। यस, तो न तो पूंजीवादी न तो समाजवादी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आइए इसी संदर्भ की हम बात करें कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकारों के साथ ही हमने आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण भी पहले पढ़ा हुआ है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उस देश में होने वाले व्यवसाय, उनके प्रकार और उनके विकास पर निर्भर होती है, राइट बच्चों। तो ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था उस देश में होने वाले व्यवसाय, उनके प्रकार और उनके विकास पर निर्भर होती है। आइए इसी क्रम में हम और आगे देखेंगे। भारत और ब्राज़ील की आर्थिक क्रियाओं को के संदर्भ में हम देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ब्राज़ील एंड इंडिया। तो चलिए स्क्रीन पर दाईं ओर एक चित्र आप देख पा रहे हैं, राइट। तो जरा ध्यान से देखें, इसमें वृत्तालेख दिया हुआ है और दोनों में सकल घरेलू उत्पाद। तो बच्चों, अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात करें यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ग्रास, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद में व्यवसाय निहाय योगदान 2016 का डेटा दिया हुआ है। यस, यहाँ पर ब्राज़ील को आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे भारत को देख पा रहे हैं, राइट। इसके नीचे आप जरा ध्यान से देखिए, आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत, यस, ये भी आपको ध्यान देना है। तो आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। अगर ब्लू कलर से है तो ये प्राथमिक जिसे प्राइमरी, ये अगर इस कलर से है यानी कह सकते हैं कि रेड कलर से है तो ये द्वितीयक अर्थात सेकेंडरी, और यानी अगर यूँ कहें कि इस कलर से दिया हुआ है, राइट, यहाँ पर जो कलर दिया दिखाई दे रहा है ये कलर स्लेटी कलर का, तो ये तृतीयक अर्थात टर्शियरी, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों, ये सकल घरेलू आय में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान की हम बात कर रहे हैं और विविध व्यवसायों में कार्यरत उस देश की जनसंख्या का प्रतिशत दिया हुआ है, तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं, राइट। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, भारत और ब्राज़ील को यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में व्यवसाय निहाय योगदान दिया हुआ है 2016, राइट। तो आप देख सकते हैं बच्चों, अगर हम बात करें, यस, अगर प्राथमिक की बात करें, यस, प्राथमिक की बात करें तो आप देखिए भारत में ब्राज़ील की अगर बात करें, जहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक की अगर बात करें तो 5.5, यस 5.5, यस आप देखते हैं। सेकेंडरी की बात करें तो 27.5, और बच्चों यूँ अगर बात करें टर्शियरी की बात करें यानी तृतीयक की बात करें तो आप देख सकते हैं 67% के आसपास, यस।
और वहीं भारत में देखें तो भारत में आप देखिए, जहाँ यहाँ आप देख रहे हैं कि जब प्राथमिक की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए भारत में अधिक है, राइट, 17% है। और जो सेकेंडरी या द्वितीयक की बात करें तो यहाँ पर देखिए 27.5 है, यहाँ पे 26 है। तृतीयक में देखिए यस, तो तृतीयक में यहाँ पे ब्राज़ील में 67 है और भारत में 57 है। ये क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में व्यवसाय निहाय योगदान की बात करें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की। उसके नीचे हम जब आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं तो ये कितना जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्य कर रही है, कार्यरत है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में प्राथमिक अगर क्रियाओं की बात करें, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, जैसे प्राथमिक क्रियाएं आगे चल के जैसे खेती की बात करें, ये कृषि से संबंधित, तो ये क्या है, खेती क्या है, प्राथमिक क्रिया है। जैसे मधुमक्खी पालन क्या है, प्राथमिक क्रिया है। ये रस्सी का उत्पादन क्या है, प्राथमिक क्रिया है। लौह खनिज के खनन की बात करें, प्राथमिक क्रिया है। तो ये प्राथमिक आता है। अगर सेकेंडरी की बात करें द्वितीयक में, तो जैसे गुड़ का उत्पादन करना हुआ, जिस बच्चों अभी गन्ने का उत्पादन अगर करते हैं तो वो तो प्राथमिक हो गया, जो कि किसान या जो कृषक है सीधे पैदा करता है। लेकिन उसमें प्रोसेसिंग की जाती है, जब प्रक्रिया की जाती है तो वो द्वितीयक हो जाता है, यानी गुड़ बनाना, ये वो क्या हो गया, द्वितीयक हो गया। ये तो अगर टर्शियरी या तृतीयक की बात करें तो बच्चों जैसे दूरदर्शन का प्रसारण या सेवा जैसे संबंधित क्षेत्र, या भवन निर्माण की बात करें, या जैसे अध्यापन कार्य कर रहे हैं, बस चलाना हुआ, ये सब क्या है, ये सब तृतीयक क्षेत्र की बात। तो यहाँ पर बच्चों आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जरा तुलनात्मक अध्ययन करते रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए, जब हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो ब्राज़ील में 10% जनसंख्या कहाँ है, प्राथमिक क्रियाओं में लगी हुई है। इस बच्चों जो कि सीधे खेत से उत्पादन की अगर बात करते हैं, कृषि क्षेत्र से बात करें तो जो प्राथमिक क्रिया से संबंधित 10%। अब भारत की ओर आइए, भारत में देखिए जरा ध्यान से, तो भारत में 48.8, यानी भारत में एक बड़ा प्रतिशत बच्चों, यानी 48.8% जो है लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। बच्चों बड़ा ही अंतर है भारत और ब्राज़ील में, जरा ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है, राइट। तो किस तरह से आप जरा चित्र को ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि ब्राज़ील में केवल 10% है, ये अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें उसमें जनसंख्या पे लगी हुई है, लेकिन भारत में 48.8% लोग प्राथमिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। यस, ध्यान दीजिए बच्चों। अब सेकेंडरी की बात करें, जहाँ पर द्वितीयक में देखिए ब्राज़ील में 19% है और वहीं भारत में कितने हैं, 24.3%। यस, अगर तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो तृतीयक क्षेत्र में देखिए ब्राज़ील में 71% बच्चों, एक बड़ा प्रतिशत जो है 71%, और भारत में देखिए इसका प्रतिशत कम है बच्चों। जबकि विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए, राइट, तो विकास के दृष्टिकोण से इस अगर देखा जाए तो स्वाभाविक है कि जो है जो विकास यानी देश जो है विकास करता है तो अगर पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन जो जनसंख्या है, ये वो उनका प्रतिशत जो है ये सेकेंडरी के बाद टर्शियरी इस ओर जो है रुझान रहता है और वो बढ़ता जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है जो डेटा दिया गया है। आइए बच्चों इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत देखा आपने किस देश में देखा। अभी चलिए आपके सामने एक प्रश्न आया, राइट, तो आप देख सकते हैं कि प्राथमिक व्यवसायों में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत ऐसा पूछा जाएगा तो आप किसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर स्पष्ट है, अभी हमने चर्चा की कि प्राथमिक व्यवसाय में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत किस देश में अधिक है, तो आप लिखेंगे भारत। जो कि आप देखिए भारत में कितना है, ये हमने इसकी चर्चा की। कार्यरत जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का जो है नीचे दिया हुआ है, ये यानी ये 48, तो भारत लिखेंगे। सकल घरेलू उत्पाद में किस देश में तृतीयक व्यवसाय का योगदान अधिक है, राइट। अगर सकल घरेलू उत्पाद की बात करें और तृतीयक की बात कर रहा है, राइट, तो जरा सकल घरेलू उत्पाद में आ जाइए। यहाँ पर देखिए 67 है और भारत में 57 है, तो किसका अधिक है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे ब्राज़ील, राइट। तो सकल घरेलू उत्पाद में ब्राज़ील का जो तृतीयक व्यवसायों का योगदान अधिक है। इस तरह से बच्चों आपको उत्तर लिखें। सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक व्यवसायों का हिस्सा किस देश में अधिक है। यस, तो द्वितीयक की अगर बात करें तो यहाँ देखिए 27.5 है और यहाँ पर 26 है, राइट। तो इस तरह से यहाँ भी ब्राज़ील इसका उत्तर आएगा। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत की तरह ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर निर्भर है।
तो बच्चों यहाँ साफ साफ आप कह सकते हैं, अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे नहीं, यस ऐसा हम नहीं कर सकते। देख सकते हैं कि जबकि भारत में हमने अभी चर्चा की, ये सब देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रतिशत है भारत में 48.8 है जनसंख्या लगी है, जबकि ब्राज़ील में केवल 10% है। तो इसलिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि ब्राज़ील में यस, तो इसका उत्तर आपको इस तरह से लिखना है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि भारत का राष्ट्रीय उत्पादन ब्राज़ील से अधिक है। यस बच्चों, भारत का जो राष्ट्रीय उत्पादन है वो ब्राज़ील से अधिक है। ब्राज़ील विश्व में खनन, कृषि एवं वस्तुओं के निर्माण में अग्रसर है, आगे हम इसे देखने वाले हैं। साथ ही इस देश में सेवा क्षेत्र भी बड़े पैमाने पर बढ़ गया है। यस, तो सेवा क्षेत्र की जो हम बात कर रहे थे, तो देखा आपने कि किस तरह से ब्राज़ील में जो है वो सेवा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सर्विस सेक्टर बच्चों, यस, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर बढ़ा हुआ है। भारत की तरह ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित स्वरूप की है, राइट। जिस तरह से भारत विकासशील देश है, उसी तरह से ब्राज़ील भी विकासशील देश है। भारत की तरह ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था भी मिश्रित प्रकार की है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था विकासशील है। इनकी प्रति व्यक्ति आय भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में बहुत कम है। आइए जरा डेटा देख लेते हैं। अब जरा ये डेटा ध्यान से देखिए बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए देश का नाम ब्राज़ील दिया हुआ, 1960, 1980, 2000 और 2016। ये जो आंकड़े दिए हुए बच्चों, राइट, ध्यान रखिए, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं ये आंकड़े हैं यूएस डॉलर में। 1960 में ब्राज़ील का देखिए, जिस बच्चों ब्राज़ील की अगर बात करें तो ये जो आय है, प्रति व्यक्ति आय है 240, ये ध्यान रखिए बच्चों, 240 क्या, 240 यूएस डॉलर, यानी इकाई ध्यान रखिए इसका यूएस डॉलर में दिया हुआ है। और यूएस डॉलर बच्चों जानिए आज के अगर संदर्भ की बात करें करीब 72, यानी एक यूएस डॉलर बराबर 70 या 72 रुपये के आसपास, राइट। तो केवल समझने के लिए इसे ध्यान रखिए। तो जब भी आपको अगर कैलकुलेशन करना होगा तो आपकी पुस्तक में यूएस डॉलर में दिया हुआ है, तो उसको अगर आज के संदर्भ की बात करें तो 70 या 72 जो आज का रेट है, आप उसे देख करके मल्टीप्लाई करके गुणा करके निकाल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है इस डेटा के हिसाब से, तो आपको उसी यूनिट में उत्तर लिखना है जैसे जिसमें पूछा गया है। तो चलिए इसका ध्यान रखिएगा। अब 2016 में देखिए 8,840, राइट, 8,840 यस यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति जो है, यस ये है ब्राज़ील की। भारत की देखिए 1,680 यूएस डॉलर, ये प्रति व्यक्ति आय भारत की बात कर रहे हैं। और अमेरिका की बच्चों देखिए 56,280 यूएस डॉलर, राइट, प्रति व्यक्ति आय। तो आप देख सकते हैं प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो उसकी तुलना में भारत का जो कि काफ़ी कम है प्रति व्यक्ति आय, राइट। ध्यान रखिए ये प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, यूएस डॉलर में दिया हुआ है। तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की बात करें, वो एक विकसित देश है और यहाँ पर जनसंख्या कम है और साक्षरता भी अधिक है। और इस देश के पास अनेक पेटेंट हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं आंतरिक शक्ति भी है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखें तो वह भारत और ब्राज़ील से काफ़ी आगे है। ठीक है बच्चों, भारत एक यूएसए की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका एक विकसित देश है, जबकि भारत और ब्राज़ील विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्री। और अमेरिका कैसा देश है, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड यानी विकसित देश। तो चलिए ध्यान रखिए इसे। तो यस बच्चों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका एक विकसित देश है यानी डेवलप्ड कंट्री है। इस देश की जनसंख्या कम है और साक्षरता भी यहाँ पर अधिक है। जनसंख्या कम है और यहाँ पर साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। इस देश के पास हमने कहा अनेक पेटेंट, आधुनिक प्रौद्योगिकी एवं यांत्रिक शक्ति है, इसीलिए प्रति व्यक्ति आय के मामले में वह भारत और ब्राज़ील से आगे है। तो बच्चों अगर बात करें, भारत और ब्राज़ील विकासशील देश हैं। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग के मामले में ये देश प्रगति पर हैं। सकल राष्ट्रीय आय अधिक होने पर भी भारत की जनसंख्या अधिक होने से भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्राज़ील की तुलना में कम है, राइट। तो बच्चों भले ही भारत का जो सकल राष्ट्रीय आय है यस वो अधिक है, लेकिन चूंकि भारत की पॉपुलेशन अधिक है, जैसा कि आप जानते हैं विश्व में दूसरे क्रमांक पर है,
और इसीलिए बच्चों जब प्रति व्यक्ति आय एवरेज निकाला जाता है तो वो ब्राज़ील से कम हो जाता है। यस, क्योंकि ब्राज़ील की जनसंख्या भारत से बहुत कम है। राइट, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। आइए हम एग्रीकल्चर यानी कृषि की अगर बात करें तो आप ध्यान से देख सकते हैं बच्चों। यस, यहाँ पर दिया हुआ है ब्राज़ील की उच्च भूमि एवं तटीय प्रदेश में की खेती की जाती है। अनुकूल जलवायु और वहाँ की भू आकृति के कारण विविध प्रकारों की फसलें ली जाती है। एग्रीकल्चर की हम बात करें, चावल और मकई प्रमुख खाद्य फसलें हैं। राइट, यहाँ पर आप देखिए अगर खेती की बात करें बच्चों, यस, तो कहवा का सिंबल यहाँ पर आप देखिए, कहवा यानी कॉफ़ी, चावल, मकई, गन्ना, यस, इस तरह से आप इंडेक्स देखकर, सूची देख करके यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस, अब इसको ये देखना है, जैसे बच्चों हमें यस अगर हमें देखना है, यस अगर हम बात करें हमें कहवा देखना है यानी कॉफ़ी देखना है। यस, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, इसका सिंबल देख लीजिए और इसके बाद यहाँ पर आइए, जैसे यहाँ पर देखिए, यस, ये क्षेत्र देखिए, तो कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लिए यानी कहवा के उत्पादन के लिए ये क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कहवा का उत्पादन हो रहा है। राइट, यहाँ पर भी देखिए कहवा का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है। यस, तो ये क्षेत्र आपको कहवा का उत्पादन। इसी तरह से बच्चों जो भी प्रश्न पूछा जाता है, चाहे चावल की बात करें, मकई की बात करें, यस, तो जैसे मकई की मुख्य फसल मुख्य रूप से देश के मध्य भाग में, तो मकई को आप देखिए कि मकई का जो सिंबल है यहाँ पर आप देख लीजिए। अब मकई का सिंबल देखते हुए आप देखिए, यहाँ पर पहचानिए, ये देखिए, तो इसका यानी ब्राज़ील का जो सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट में आप देखिए आपको मकई का उत्पादन दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप और भी फसलों को देख सकते हैं कि किसका उत्पादन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इस बच्चों कहवा, सोयाबीन, कोको, रबर, इन नगदी फसलों का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर। अगर बच्चों कैश क्रॉप की बात करते हैं, नगदी फसल का मतलब कैश क्रॉप, अब जैसे कॉफ़ी, सोयाबीन, कोको, रबर, ये सब नगदी फसलें हैं। राइट, तो इसका भी उत्पादन यहाँ पर अर्थात ब्राज़ील में बड़े पैमाने पर होता है। राइट, तो बच्चों इन जो स्पॉट है इनके यानी कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे हमने कॉफ़ी की बात करें, इसी तरह से रबर का सिंबल आपको ये देख लेना है, ये रबर का सिंबल है, तो रबर देखिए कहाँ पर हो रहा है, तो ये अपने दिमाग में आप ध्यान रखिए। ये इसकी रबर का उत्पादन देखिए तो आपको कहाँ मिलेगा। यस बच्चों, रबर का उत्पादन बड़ी मात्रा में अमेज़न नदी के बेसिन में हो रहा है। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रबर का उत्पादन बड़ी मात्रा में हो रहा है, यस, ब्राज़ील में। तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। राइट, तो चलिए ये आपको ध्यान रखना है। ब्राज़ील कहवा एवं सोयाबीन के निर्यात में अग्रसर देश, यानी ब्राज़ील से कहवा और सोयाबीन बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। कहवा का उत्पादन मुख्यतः मिनास जेराइस और साओ पाउलो राज्य में होता है, जिसकी चर्चा अभी हमने की। तो सिंबल देख करके आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए हम माइनिंग की बात कर लेते हैं, खनन की बात कर लेते हैं। तो जरा ध्यान से आप देखिए, उसके नीचे खनन कार्य माइनिंग वर्क दिया हुआ है, जैसे मैग्नीज, बॉक्साइट, लौह, कोयला यहाँ पे दिया हुआ है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इसमें ब्राज़ील में खनन के अंतर्गत होने वाले उत्पादन क्षेत्र की तालिका बनाइए। यस, अगर यहाँ पर बात करें बच्चों, जैसे अगर पूछता है खनन क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्पादन होता है, अब यहाँ पर आप देखिए खनन क्षेत्र के अंदर उत्पादन कौन कौन हो रहा है, मैग्नीज। तो मैग्नीज आप देखेंगे, मैग्नीज तो आप देखेंगे अमेजन रिवर बेसिन में आप देखेंगे तो आपको मैग्नीज बड़ी मात्रा में दिखाई देगा। ये हमने जिसकी भी चर्चा की थी, अभी इसके पहले चर्चा की थी, तो आप देख सकते हैं। यस, यहाँ पर अगर मैग्नीज की बात करें तो यस यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। राइट, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर ये जो है रबर है, ये मैग्नीज है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यही आपको ध्यान देना है कि मैग्नीज जो है बच्चों वो डार्क में दिया हुआ है। यस, तो इस तरह से अमेजन रिवर बेसिन आप ब्राज़ील के अमेजन रिवर बेसिन में मैग्नीज का उत्पादन अधिक होता है। राइट, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें बॉक्साइट की, तो इसी क्रम में देखिए बॉक्साइट का सिंबल जो है आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए बॉक्साइट आपको दिखाई दे रहा है। यस, तो इस तरह से बॉक्साइट आप देखिए, तो बॉक्साइट कहाँ है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, यानी यस
ये अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो इस तरह से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है बॉक्साइट। इसके बाद बात करें लौह की, यानी आयरन और लौह अयस्क की बात करें तो इसका सिंबल देखिए आपको ये दिखाई दे रहा है, तो त्रिभुज के रूप में इस तरह से। तो यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इस यहाँ भी आप देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से यहाँ भी आप देखिए दिखाई दे रहा है। तो यानी आयरन और लौह अयस्क आपको कहाँ दिखाई देगा, सामान्यतः सेंट्रल पार्ट में आपको दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर जो है आपको, जो अगर सेंट्रल पार्ट की बात करें, मध्य भाग की बात करें, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ब्राज़ील के मध्य में सेंट्रल पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है आयरन और यानी लौह अयस्क। कोयला की बात करें, जिस कोल की अगर कोयले की बात करें तो कोयला देखिए जिस दक्षिणी हिस्से में आप देखिए, इस दक्षिणी हिस्से में आपको कोयला ब्राज़ील में दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर आप आइए देखिए कोयला आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बड़ी मात्रा में। यस, तो इस तरह से दक्षिणी क्षेत्र में आपको कोयला दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इस तरह से प्रश्नों का उत्तर आपको आसानी से खोज करके यहाँ से लिखना है। ब्राज़ील के किस भाग में खनन का विकास नहीं हुआ है, उसका क्या कारण होगा। तो बच्चों अगर ब्राज़ील के अगर विकास की बात करें, यस, कि किस भाग में खनन का विकास यानी माइनिंग का विकास कहाँ नहीं हुआ है, तो आप जरा ध्यान से देखिए बच्चों। माइनिंग की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि यस अमेजन नदी बेसिन के घने जंगल यस के कारण जो है अमेजन नदी का बेसिन, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें इस खनन का विकास अधिक नहीं हुआ है। उसका कारण बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बच्चों एक तो इस बेसिन में बहुत घने जंगल हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की एक समस्या है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर बहुत ही घने वन हैं। यस, तो ये कई कारण हैं जिसके कारण यहाँ पर जो अगर माइनिंग की बात करें, यस, जो खनन कार्य है वो कह सकते हैं कि बच्चों उसका विकास नहीं हुआ। ये सब कई कारण हैं। अगला प्रश्न है, खनिजों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उद्योगों का विकास किस प्रदेश में हुआ होगा। ये अगर पूछा जाता है तो आप देखिए, तो आप देख सकते हैं बच्चों, यस, यानी ब्राज़ील का जो सेंट्रल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट की बात करें और इसका उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा, इस दृष्टिकोण से यार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि खनिजों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उद्योगों का जो विकास है इस क्षेत्र में अधिक हुआ है। ठीक है बच्चों, इस तरह से प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। राइट बच्चों, तो ध्यान रखना है इसे। आइए बच्चों, इसी क्रम में पार्ट 1 का हमने यहाँ तक अध्ययन किया हुआ है, तो आइए इसका अभ्यास कर लेते हैं। इसके आगे हम लोग बच्चों मिलेंगे तो इसके आगे यस ब्राज़ील और भारत में मत्स्य उत्पादन, यस, इसके बाद उद्योग की बात करेंगे, ब्राज़ील में उद्योग, भारत में उद्योग की बात करेंगे विस्तार से। पार्ट 2 में हम मिलेंगे। तो चलिए पार्ट 1 का अध्ययन हमने कर लिया है, तो आइए इसका अभ्यास कर लेते हैं। पहला है प्रश्न, भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्राज़ील से कम है क्योंकि 4 विकल्प आपके पास है। राष्ट्रीय आय कम है, जनसंख्या बहुत अधिक है, परिवार बड़े बड़े हैं या अन्न का अभाव है। तो बच्चों बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मुझे लगता है कि आपको उत्तर याद आ गया होगा कि इसका सही विकल्प क्या है। तो यस बच्चों, भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्राज़ील से कम है। यस, तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा, तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। तो यस बच्चों, सही उत्तर है दूसरा, अर्थात जनसंख्या अधिक है। भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्राज़ील से कम है क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, ब्राज़ील देश की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से डैश व्यवसाय पर निर्भर है। पहला प्राथमिक, दूसरा तृतीयक, तीसरा द्वितीयक, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक और चौथा चतुर्थक। अब याद कीजिए बच्चों, हमने इसकी चर्चा की थी कि ब्राज़ील देश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस व्यवसाय पर निर्भर है। बच्चों बहुत ही आसान सा उत्तर है, मुझे लगता है तमाम बच्चों ने उत्तर दे दिया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों, तृतीयक यानी टर्शियरी, इसकी हमने चर्चा खूब की थी। यस, कि ब्राज़ील देश की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से तृतीयक व्यवसाय पर निर्भर है। चलिए बच्चों एक प्रश्न और ले लेते हैं, जरा ध्यान से देखिए। भारत एवं ब्राज़ील दोनों की अर्थव्यवस्थाएं डैश प्रकार यानी किस प्रकार की हैं। पहला अविकसित, दूसरा विकासशील, तीसरा विकसित और चौथा अति विकसित। तो अविकसित, विकासशील, विकसित या अति विकसित।
तो बच्चों आपको याद होगा हमने इसकी भी चर्चा की थी कि भारत एवं ब्राज़ील दोनों की अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार की है, तो आपको याद आ गया होगा। यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। सही उत्तर है विकासशील, यानी दूसरा। विकासशील मतलब डेवलपिंग, राइट। तो ध्यान रखिए भारत और ब्राज़ील दोनों ही देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वह विकासशील प्रकार की हैं, राइट, ध्यान रखना है। तो ओके बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 में यहाँ तक आपने समझ लिया है। अगली बार मिलेंगे तो इसके आगे हम लोग अच्छी तरह से इस पार्ट को पढ़ेंगे। यानी बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।